मध्य प्रदेश सरकार पुजारियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ प्रदेश में धार्मिक शिक्षा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। ये कहना है मध्य प्रदेश की तेज तर्रार संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर का। मंत्री उषा ठाकुर ने स्वदेश न्यूज चैनल हेड आशुतोष से एक्सक्लूसिव चर्चा की। क्रांतिकारियों की इन तस्वीरों को देखकर आपको किसी एक ऐसी फोटो गैलरी की याद आ रही होगी जहां पर भारत के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हो। लेकिन अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश के मंत्रालय का एक ऐसा चैम्बर है जहां की मंत्री अपने खास तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी जाती हैं और जो खुद क्रांतिकारियों को अपना भगवान मानती हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ हकीकत बयां भी कर रही हैं। चाहे तस्वीर सरदार भगत सिंह जी की हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी की हो, चाहे ये तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर जी की हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर जी से। उषा जी, स्वदेश न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपके बारे में जब भी हम जिक्र करते हैं तो एक वो क्रांतिकारी छवि जो है वो आती है, और आपका जो आक्रामक छवि है, कटार आप हाथ में लेकर चलती हैं, नारी शक्ति का प्रतीक हैं। इस तस्वीरों से आपको किस तरह की ऊर्जा मिलती है? ये तस्वीरें ही लोगों का जीवन बदल देने वाली सामर्थ्य रखती हैं। लगता है हमें आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन लोगों को हम यदि सामने रखेंगे तो हम हमारे जीवन को सार्थकता दे पाएंगे, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के काम आ पाएंगे। उषा जी, आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, उसमें संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में भारतीय संस्कृति को लेकर आपकी, अगर मैं कहूँ तो कुर्सी के पीछे भी भारत माता की तस्वीर है। ये भी हमको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। मतलब पूरे चैम्बर में अगर हम देखें तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग तस्वीरें, सीनरी, पेंटिंग्स लगाते हैं सभी, कुछ ना कुछ मंत्री या कुछ बड़े राजनेता। लेकिन उषा जी की बात करें तो पूरे चैम्बर में हमें या तो महापुरुषों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, भारत माता की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ऐसे में संस्कृति मंत्री जो है, संस्कृति विभाग में क्या कुछ नया करने जा रही है? संस्कृति विभाग जो अपेक्षा रखता है संपूर्ण मध्य प्रदेश और आने वाली पीढ़ी, क्रांतिकारी महापुरुषों के सपनों को उन तक पहुंचाना और उन्हें व्यवहारिक धरातल पर उतारना, इस पावन काम को करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप जब आपने विभाग का कार्यभार संभाला तो आपके सबसे पहले दिमाग में, जहन में क्या आया कि भाई संस्कृति को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति काफ़ी हावी हो चुकी है, उसको लेकर अपने मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को स्थापित करना, सनातन संस्कृति को स्थापित करना, इसके लिए क्या कुछ बड़े कदम आप उठाएंगी? ये मैंने अपना सौभाग्य माना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, संगठन ने मुझे सबसे पावन विभाग सौंपा है जो पीढ़ियों के दिल दिमाग में संस्कृति और संस्कार को स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है। हमारी सत्य सनातन संस्कृति जिसका प्राण आध्यात्म है, वो विभाग भी मेरे पास ही है। तो इन सब विभागों को कुल मिलाकर जन जन तक पहुंचाना, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना, इस संकल्प के साथ इस काम को मैंने हाथ में लिया है। उषा जी, कोरोना की वजह से कई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, या क्यों है कि संस्कृति के जितने हमारे जो कलाकार हैं संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो शोज़ हुआ करते थे वो काफ़ी कम हो गए हैं। ऐसे में किस तरह की नई चुनौतियां हैं और संस्कृति विभाग उनकी किस तरह से मदद कर रहा है कर्मियों की? आशुतोष जी, संस्कृति विभाग कोविड से भयभीत नहीं हो सकता। 15 अगस्त गया, झंडा वंदन हो नहीं सकते थे स्थान स्थान पर, तो हमने एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। उसमें हमने क्रांतिकारियों के चित्र डाले, सब ऑनलाइन था। इन्हें पहचानिए, कोई देशभक्ति का स्लोगन बनाइए, कोई अपनी लिखी हुई कविता सुनाइए, कोई देशभक्ति का गीत। ऐसे 3 विधाओं में हमने प्रतियोगिता कराई और बहुत प्रसन्नता है मुझे कि बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें भाग लिया और इस कोविड-19 की चुनौती को अवसर में बदला और हमने स्वतंत्रता दिवस अभिनव तरीके से मनाया। फिर हमने
15 अगस्त की शाम शहीदों के नाम एक कवि सम्मेलन रखा, वो भी वर्चुअल था, ऑनलाइन था, पर कार्यक्रम संस्कृति विभाग के रुके नहीं, क्योंकि संस्कृति विभाग प्रेरणा देने वाला है, जीवन बनाने वाला है, इसलिए वो ठहर तो सकता ही नहीं। फिर आपने जो बात कही कि जो संस्कृति विभाग से जुड़े हमारे छोटे छोटे जो कलाकार थे गांव बस्तियों में, जो भजन मंडलियाँ थी, जो छोटे कलाकार थे सभी प्रकार के, वाद्य के, गायन के, नाट्य के, वो सब बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तो हमने एक तो ये कहा कि उनके पंजीयन हमारे पास तक पहुँचे और उनको सूचीबद्ध किया हमने। अभी तक हमारे पास 3,500 कलाकारों के आवेदन आए हैं और हम उनको 5-5 हज़ार रुपये की मदद विभाग के माध्यम से करने जा रहे हैं। इंदौर ज़िले में विशेष रूप से मैंने उनको जो पात्रता पर्ची है कि उनको भी अभी माननीय मोदी जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये बात हुई कि जिनके पास किसी प्रकार का कोई कार्ड नहीं है उनको भी राशन हमें देना है ताकि उनको खाद्यान्न की दिक्कत ना आए। तो उन सबको हमने खाद्यान्न पर्ची से भी जोड़ा। हम उनके आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने में भी लगे हुए ताकि उनका स्वास्थ्य और उनका भोजन सुनिश्चित हो। पर्यटन विभाग भी जो है सबसे ज़्यादा अगर कोरोना से प्रभावित हुआ है उन विभागों में से एक रहा है और पर्यटन स्थलों पर काफ़ी अब भीड़ कम देखी जा रही है, धार्मिक पर्यटन भी काफ़ी कम हो गया है। तो लोगों में भरोसा है कि वो सुरक्षित हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पर्यटन स्थलों का भी विकास हो सके, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई रहती है। इसको लेकर आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? पर्यटन यदि सचमुच कोविड को ने किसी को प्रभावित किया तो पर्यटन विभाग को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि सच में पर्यटकों के मन में एक भय है कि हम कैसे बाहर जाएंगे, बाहर का खाएंगे कैसे। तो इन सब चुनौतियों को कि जब तक कोविड हमारा पीछा छोड़े, और मुझे लगता है कि भारत की उर्वरा भूमि में वो ताकत है कि वो शीघ्र ही हमारा पीछा छोड़ेगा और हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। पर पर्यटन विभाग इसमें इस प्रकार से तैयारी कर रहा है। एक तो हम हमारे पर्यटन स्थलों का ऑनलाइन और वर्चुअल को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जब भी स्थिति अनुकूल होगी लोग दौड़ पड़ेंगे पर्यटन के लिए और बड़ी संख्या में रोजगार और काम हमारे विभाग को मिल पाएगा। हम इस विभाग में नवाचार भी कर रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी पद्धति चली आ रही है शायद वो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगे। तो हम बात कर रहे हैं रूरल टूरिज्म की, हम बात कर रहे हैं होम स्टे की, हम बात कर रहे हैं एग्रो टूरिज्म की, कि आदमी भौतिकता के आपाधापी से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में शांति से रहे और वहाँ उसको सारी सुरक्षा मिले, सुव्यवस्था मिले और कोविड के जितने निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन मिले। इसलिए हमारा विभाग कर्मचारियों का ट्रेनिंग भी कर रहा है कि कोविड से उन्हें खुद कैसे बचना है और पर्यटकों की रक्षा किस प्रकार से करनी है, उसमें भी हम कर रहे हैं। फिर रोजगार जनरेट पर्यटन स्थलों से कई सारे परिवार जुड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए भी हमने कि जो उनका हस्तकरघा है वहाँ का, उनके लिए पर्यटन स्थलों पर सुवेनियर शॉप्स छोटी छोटी लगाएं, उनकी कला को लोगों तक पहुँचाएं। तो रोजगार के कई आयामों पे हम लोग भिड़े हुए हैं। हम हुनर से रोजगार, इसकी भी तैयारी बहुत सुंदर चल रही है हमारे विभाग में। इसमें कम पढ़े लिखे लोग भी 5वीं 8वीं है जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, वो कोई चीज़ का उनको बनाने की वो है तो उनको अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको हम स्थापित करें, उनको नगरीय प्रशासन से बात करके शहर में अच्छा कोई कॉर्नर दिलवाते हैं, वहाँ वो अपने ट्रेंड हाथों से बढ़िया चीज़ बनाते हैं कि भाई पर्यटन का एक उनके पास प्रशिक्षण का कागज़ होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसके आधार पे उनकी साख समाज में बढ़ती। अच्छा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, खिला रहे हैं और वो दुकानें बहुत बखूबी चल रही हैं। अध्यात्म को लेकर काफ़ी जो मंदिरों के जो पुजारी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उनकी भी आय के काफ़ी जो है स्रोत कम हुए हैं। क्या उनके लिए भी कुछ आप योजना बना रही हैं? जो मंदिरों के पुजारी हैं उनके लिए देखिए हमारे 70,000 मठ मंदिर हैं धर्मस्व विभाग में, और जिनको मानदेय विभाग की ओर से मिलता है, पर कहीं कहीं वो बहुत कम भी है। 1500 है, 3000 है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं है। तो एक तो ये कैसे सम्मानजनक हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे विधि विधान और अधिनियम लेकर बात कर रहे हैं कि जिला स्तर पर ही कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए
कि किसी मंदिर के पास 1000 बीघा जमीन है, किसी के पास 1 इंच भी नहीं है। तो जिले भर का ऐसा समन्वय हो जाए मठ मंदिरों का कि उसकी आमदनी केंद्रित रूप से इकट्ठी हो जाए जिले में, फिर उसको समान रूप से वितरित कर दिया जाए ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बेशुमार कीमती ज़मीनों को अतिक्रमणकर्ताओं ने कहीं हड़प लिया है, कहीं कॉलोनीज काट दी हैं, तो उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कोई अधिनियम, कोई ऐसा कानून बन जाए कि उन सब का दंडात्मक कार्यवाही करके, क्योंकि इतनी शासकीय देश की संपत्ति का नुकसान है, तोड़ फोड़ हो तो हटाया जाए तो उनका कुछ दंड भरवा के और उनको नियमित किया जाए। या आमदनी धर्मस्व विभाग की हो और वो प्रखरता से अपना काम कर पाए। इनकी आर्थिक चिंता तो की जाए पुजारियों की, पर हम इनके लिए एक पाठ्यक्रम की भी कार्य योजना बना रहे हैं कि सिर्फ मानदेय लेने से ही इतिश्री हमारे दायित्व की नहीं हो जाती। आपको भी कर्तव्य परायणता का परिचय देना होगा। आप जहाँ मठ मंदिर है आसपास के कम से कम 100 घरों को जोड़िए, बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यदि ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होंगे तो संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा। तो मठ मंदिरों की भी एक नियमावली कि आपको भी बदले में इन कर्तव्यों का पालन करना है और नई पीढ़ी को धार्मिक प्रशिक्षण के साथ भी आपको जोड़ना है। हम देखते हैं हमारे मस्जिदों में, हम देखते हैं हमारे गिरजाघरों में बाकायदा धार्मिक शिक्षा सुव्यवस्थित तरीके से दी जाती है। वैसे ही सुव्यवस्थित संस्कार शालाएं मठ मंदिरों में प्रारंभ हो, इस बात की भी चिंता कर रहे हैं। एक सवाल और मैं लेना चाहूँगा। आपने जब काफ़ी संघर्ष किया है, खासतौर पर डांडिया गरबा उत्सव में जिस तरह अश्लीलता होती थी कथित तौर पर, तो उसका भी आपने काफ़ी विरोध किया है, और तमाम संस्कृति के ऐसे मुद्दे जहाँ पर सनातन संस्कृति पर जरा भी आघात होता है उसको आप प्रखरता से और बहुत ही प्रमुखता से उठाती रही हैं। क्या अब चूँकि आप ऐसे पद पर पहुँच गई हैं जहाँ पर आपके हाथ में ताकत भी है और काफ़ी कुछ कर सकती हैं, तो कोई एक रोड मैप आपने बना है कि भाई हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके, कुछ गलत चीज़ उसमें दाखिल ना हो सके, तो कुछ एक रोड मैप बना रखा है कुछ, या कुछ शुरुआत कर चुकी हैं आप? जी, उस रोड मैप को बनाने में लगे हुए हैं विषय विशेषज्ञों के साथ, विद्वज्जनों के साथ, कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सत्य सनातन वैदिक परंपराओं पर आधारित है, और कोविड-19 ने तो हमारी वैदिक संस्कृति की प्रासंगिकता को और अधिक बढ़ा दिया है। पूरा विश्व स्तब्ध है, और हम दावे से ये कह सकते हैं कि यदि किसी को सुखी, समृद्ध, संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीना है तो वैदिक जीवन पद्धति को अपनाए, वो भारतीय इन संस्कारों का आत्मसात करे। हमारी वैदिक जीवन पद्धति विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है, और अभी इस कोविड के चलते भी हमने जिन प्रयोगों को किया, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ मेरे किसी क्षेत्र में एक कोविड प्रभावित व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। हमने सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया। एक बार का अग्निहोत्र सूर्योदय का करेंगे आप तो सूर्यास्त तक आपको पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण करेगा, सैनिटाइज कर देगा क्षेत्र को। सूर्यास्त पे करेंगे वो सूर्योदय के समय तक हमें रक्षा देगा। तो ये काढ़ा बनाया, बांटा, पिलाया। इसके बाद संध्या सबके लिए अनिवार्य की। संध्या करने से प्रार्थनाएं करता है आदमी, 1 प्रार्थना करे, कंठस्थ करके करे, और वो सकारात्मक वातावरण व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाता है, उसे डिप्रेशन में नहीं जाने देता। अभी हम देख रहे हैं कि कोविड में बीमारी से जितने लोग नहीं मर रहे, उतने लोग अवसाद से मर रहे, उतने लोग डिप्रेशन से मर रहे। इसलिए वैदिक संस्कृति बेहद प्रासंगिक है। और क्या आपने विभाग में भी अपने निर्देशित किया है, कुछ पालन करने के लिए बोला है आपने? जी, मैंने बोला है, मैंने कहा है। अभी गणेश चतुर्थी आई तो हमने कहा कि भाई वर्चुअल पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ वर्चुअल हो। वेदों का वो पाठ जीवन बदलता है लोगों का। तो जो मठ मंदिर हमसे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक पाठ्यक्रम बन रहा है कि आपको ये सब अनिवार्य करना ही होगा। हिंदुवादी संगठनों का ये भी कहना है कि गणेश उत्सव जो मनाया जाता था वो अब पहले की तरह नहीं मनाया जा रहा, उससे काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी जो मूर्तिकार उन्हें काफ़ी इसमें नुकसान हुआ है। देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें नाराज़गी कोई किस पे व्यक्त करे, तो नाराज़गी व्यक्त करने का कोई विषय नहीं है। और हिंदू सत्य सनातन परंपरा तो द्वैत और अद्वैत दोनों को मानती है। तो कोविड शायद ये संदेश देना चाहता है, ये प्रकृति ने ये संदेश जारी किया है कि अद्वैतवाद के पुजारी बनो।
प्रकृति की रक्षा करो, है ना। जो हमारे पांचों तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन और समीर, इनकी रक्षा, इनका शुद्धिकरण हमारा दायित्व है। और ये दायित्व हमको वैदिक जीवन पद्धति से मिलता है। अद्वैत का यदि हम बात करें, गणेश जी हमसे पृथक हैं ही नहीं। गणेश जी की साधना हमें आचरण में लानी होगी। भगवान गणेश विश्व के पहले बलिदानी हैं। माँ की रक्षा के लिए, जननी और जन्मभूमि की रक्षा के लिए जो प्राणों का बलिदान करे वो ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य होता है। गणपति जी के उस तत्व को समझना होगा और हर व्यक्ति को उस कार्य आचरण को अपने व्यवहार में लाना होगा। मैं यहाँ आग्रह करना चाहूँगी कि शंकराचार्य जी की परिभाषा मुझे बहुत ही प्रासंगिक लगती है आज के दौर में। उन्होंने प्रभु को अपने से अलग माना ही नहीं। आत्मा त्वम गिरजामति सहचराः प्राणाः शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वाः किरो। यदि इस प्रार्थना को हम आत्मसात कर लें तो मुझे लगता है कि भक्तगणों की शिकायत निर्मूल हो जाएगी कि प्रभु हमारे भीतर विराजे हैं। हम अपना कार्य आचरण व्यवहार बदले, प्रकृति की सेवा करें, पेड़ लगाएं, वातावरण को शुद्ध करें। बहुत बहुत शुक्रिया उषा ठाकुर जी, स्वदेश न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। आगे भी कई विषयों से हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। संस्कृति को लेकर पहले की तरह उषा ठाकुर जी पूरी तरह से गंभीर नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं इशारों में हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग में कहीं हमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उसका जो रुख है निश्चित तौर पर सनातन संस्कृति की तरफ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं समावेश वो ये भी कह रही हैं कि सभी धर्मों का, सभी पंथों का समावेश भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, युवाओं को किस तरह से उस तरफ आकर्षित किया जाए और अध्यात्म विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग का कोरोना काल के बाद किस तरह से उसको ऊपर उठाया जाए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें, इसको लेकर लगातार चिंतन और रोड मैप बनाने का काम जारी है। बहुत जल्द वो हमें दिखाई देगा, इस तरह का भरोसा उषा जी हमें दिखा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना काल खत्म हो और पर्यटन और संस्कृति विभाग में भी पहले की तरह रौनक दिखाई दे। कैमरामैन अशफाक के साथ आशुतोष, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।